स्वागत है ऑन टीवी भारत पे। मैं हूं आपके एंकर के खजानिया। सुनो, आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। बुद्धिजीवियों को जोड़ने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों की एक सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल एनएलडी पार्टी के किसी भी अन्य राजनीतिक दल के विपरीत एक अनूठा पेशवार मंच बनाया। हॉर्नबिल टीवी ने इसकी संरचना और कामकाज पर चर्चा करने के लिए पेशवार मंच के राज्य अध्यक्ष अंबुज पटेल के साथ विशेष रूप से बात की। राष्ट्रीय लोक दल में प्रोफेशनल मंच के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अंबुज पटेल जी हमारे साथ हैं, मुझसे बात करेंगे। जिस तरह से आपको नई जिम्मेदारी मिली है, कई जिम्मेदारियां और भी आपको मिल चुकी हैं पूर्व में, किस तरह का ये प्रोफेशनल मंच है, किस तरह का काम करेगा और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व रहेंगे? मैं आपके माध्यम से पहले तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने मुझे इस योग्य समझा प्रोफेशनल मंच जैसी बड़ी जिम्मेदारी देने का जो उन्होंने फैसला किया है। मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। उसके पहले भी पार्टी ने मुझे बहुत सी जिम्मेदारियां दी हैं। छात्र का मुझे अध्यक्ष बनाया, युवा का अध्यक्ष बनाया, लेकिन ये जिम्मेदारी कुछ अलग है। ये जिम्मेदारी प्रोफेशनल लोगों को इस मंच के माध्यम से पार्टी के संगठन में जोड़ने की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी में मुझे समाज के विभिन्न प्रोफेशनल्स लोगों को जोड़ना है, जैसे एडवोकेट्स, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, सीए और रिटायर्ड लोग हैं। उनको जोड़ने का काम मुझे करना है और उनकी जो समस्याएं हैं उनका एक मांग पत्र बना के सरकार के माध्यम से हल कराने का काम मुझे करना है। चौधरी साहब को मुझे पहुंचाना, चौधरी साहब माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके उसका समाधान निकालेंगे। जैसे एडवोकेट्स की मैं बात करूं तो एडवोकेट्स की बहुत सी मांगें चली आ रही। पिछले साल हापुड़ में जो एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, वकीलों का आंदोलन हुआ था, उसमें मुख्य सचिव जी ने एक कमेटी बनाई थी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा था लागू करेंगे 6 महीने के अंदर, अभी नहीं लागू हुआ। उसमें क्या विसंगतियाँ हैं उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे लागू हो जाए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक आदेश दिया था कि माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय की तर्ज पर जिला न्यायालय में भी चिकित्सीय टीम हो, क्योंकि वहाँ पे जो वादकारी होते हैं, वकील होते हैं, जजेज होते हैं, उनकी एक बड़ी संख्या होती है और कहीं भी कोई जब घटना हो जाती है तो इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत करेंगे। टीचर्स की जैसे बहुत सी समस्याएँ हैं, जो जैसे प्रमोशन हो गया है, उनका 100 लोगों का प्रमोशन हुआ तो 50 लोगों को रिक्त जगह है मिल जाते हैं, बाकी 50 लोग ऐसे रह जाते हैं, तो कम से कम उनका वेतनमान ही बराबर हो। तो बहुत सी समस्याएं चली आ रही हैं जिसके लिए हम लोग बात करेंगे और ये सब पार्टी के मैनिफेस्टो में 2022 के चुनाव में थी। अच्छा, इस तरह का कोई प्रोफेशनल मंच किसी और पार्टी में नहीं, क्या माना जाए 2027 के चुनाव को लेकर तैयारी माना जाएगा इसको? हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं। 2027 के लिए हमारी पार्टी ने संगठन को मजबूत करने की जो नए कदम हमारी पार्टी उठा रही है, उसमें ये एक महत्वपूर्ण कदम है प्रोफेशनल लोगों को इस मंच के माध्यम से जोड़ने का। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ये है, अभी आपने कहा जो प्रोफेशनल मंच है उसमें डॉक्टर हैं और एडवोकेट हैं और इंजीनियर्स हैं, और आप मांग भी कर रहे हैं जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट था उसको लागू किया जाए, लेकिन हाल ही में एक घटना हुई है, एक इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया है। आप ही के वर्ग के लोग जो अधिवक्ता लोग हैं पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं, इस मामले में आपका क्या कहना है? पुरुष आयोग की मांग तो जायज़ है, हम उसका समर्थन करेंगे। और जब महिला आयोग है तो अत्याचार तो पुरुषों पे भी होता है। इंजीनियर सुसाइड किया। हाँ, बिल्कुल। इंजीनियर साहब की जो घटना है, इस पे पुरुष आयोग के गठन के लिए हम जो मांग पत्र है उस मांग पत्र को पहले से चला रहा है, वो भी हमारे मांग पत्र शामिल होगा। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेजेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निश्चित रूप से इस पर सरकार से बात करके इसका हल निकालेंगे। और पुरुष आयोग के पक्ष में तो सभी लोग हैं, क्योंकि अब जो घटनाएं हो गई हैं, अब जो हो रही हैं घटनाएं, उनका संज्ञान लेके जिस तरह से पुरुषों का जो शोषण हो रहा है, ये सुसाइड एक पहली घटना नहीं, ये तो लाइमलाइट में आ गई। इसके पहले भी बहुत ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे आपके जानकारी में है। तो ये प्रोफेशनल मंच के प्रदेश अध्यक्ष अंबुज पटेल जी हैं, जिनका साफ कहना है और बताया कि प्रोफेशनल मंच किस तरह से काम करेगा और 2027 के चुनाव की तैयारी को लेकर माना जा रहा है कि प्रोफेशनल मंच एक्टिव है। साथ ही अंबुज पटेल ने प्रोफेशनल मंच के साथ साथ पुरुष आयोग के गठन की भी मांग की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनुज चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। मुफ्ती खालिद को एनआईए टीम ने एक काफ़ी मशक्कत के बाद हिरासत में लिया और बाद में उन्हें झांसी पुलिस लाइन लाया गया। उनकी हिरासत को सार्वजनिक विरोध का सामना भी करना पड़ा। लेडीज को कुछ नहीं चाहिए, बीच में आओ। लेडीजों को पहुंचा अंदर।
प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारियां चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभागों को लखनऊ का ब्यूटिफिकेशन के निर्देश दिए हैं। नगर निगम स्ट्रीट लाइट को ठीक कर रहा है और कुंभ की थीम को दर्शाने वाली वॉल आर्ट साहित्य शहर को सजाया जा रहा है। हॉर्नबिल टीवी ने नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह से इस प्रयास के बारे में पूछताछ की। महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने लखनऊ को भी सजाने का आदेश दे दिया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नगर आयुक्त जी इंद्रजीत जी से बात करेंगे। सर, लखनऊ को सजाने के लेकर मुख्यमंत्री ने आदेश दिया, क्या आदेश दिया है? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो अभी लास्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी, तो उसमें महाकुंभ के बारे में जैसे अयोध्या है, लखनऊ है, प्रयागराज है। प्रयागराज में तो महाकुंभ हो ही रहा है, तो एक ट्रायंगल जो बनता है, तो उसमें ये एक्सपेक्टेड है कि जो श्रद्धालु वहाँ आएंगे तो एक्सपेक्टेड है कि 15 से 20 करोड़ श्रद्धालु लखनऊ भी विजिट करेंगे, क्योंकि यहाँ जो है मेन ट्रांजिट पॉइंट भी है। और इसको देखते हुए हमें जो लखनऊ को श्रद्धालुओं के मुताबिक हमें जितने भी सड़कें हैं, एंट्री पॉइंट है, क्योंकि उस समय ठंड होगी, उसको देखते हुए रैन बसेरे, सफाई व्यवस्था के साथ साथ हमें जो है टॉयलेट्स इनको प्रोवाइड करना है। जहाँ भी सड़कों पे सेफ्टी का कोई काम होना है उसको देखना है, और लाइटिंग की व्यवस्था को देखना है, और शहर सिटी ब्यूटिफिकेशन पे भी काम करना है, जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया है जो हमारे पुल हैं, तो उसको एक थीम के मुताबिक सिटी को ब्यूटिफाई करना के लिए जो निर्देश मिले हैं, उसमें लखनऊ नगर निगम और बाकी विभाग मिलकर, जिसमें एलडीए भी है, पीडब्ल्यूडी भी है, एनएचआई भी है, कमिश्नर मैम की अध्यक्षता में परसों एक मीटिंग हुई थी, तो कार्य योजना शनिवार तक बना के सबमिट करने को कहा गया। सर, एक सवाल है, इतने करोड़ों लोग लखनऊ में आएंगे घूमने, सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि ट्रैफिक व्यवस्था कैसे आप लोग पुलिस के साथ कैसे मीटिंग करके इसको दुरुस्त करेंगे? क्या नगर निगम की टीम की तरफ से कहीं पार्किंग की व्यवस्था बनाई जाएगी? सब क्या व्यवस्था रहेंगी, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है? यस, आपकी बात सही है, क्योंकि जब भी इतना मूवमेंट होता है तो ट्रैफिक रहेगा। तो उसमें जो परसों मीटिंग हुई थी, उसमें इंक्रोचमेंट पे काम करना, स्पेशली एंट्री पॉइंट पे, जंक्शंस पे, उनको आइडेंटिफाई किया गया है। और ट्रैफिक डीसीपी ट्रैफिक द्वारा एक पूरी कंप्लीट बुकलेट भी बनाई गई है, जो पूरे शहर में ट्रैफिक के लिए इश्यूज़ हैं उसको देखते हुए वो अलग अलग विभागों शेयर की है, तो हम भी उस पर काम कर रहे हैं। तो और आइडेंटिफाई की जाएगी पार्किंग की जगहें, और जो पार्किंग है उसको फंक्शनल किया जाएगा। तो उसको देखते हुए हम लोग जो है पूरी इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन से कर रहे हैं, और हम लोग श्रद्धालुओं को बेस्ट सर्विसेज देंगे और किसी तरह की जो है प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। कितने रैन बसेरे बनाए गए हैं? ठंड भी आ रही लखनऊ में, अभी लखनऊ में कितने रैन बसेरे बनाए गए हैं? जो लास्ट ईयर हमारे 23 तो परमानेंट रहते हैं रैन बसेरे, उसके साथ साथ हम टेम्प्रेरी रैन बसेरे बनाते हैं, जहाँ जहाँ लेबर्स रहते हैं, जहाँ बाहर लोग रहते हैं, उन्हीं के बगल में सेफ्टी को देखते हुए। पिछले साल जो ये फिगर थी वो 150 से ऊपर थी। इस बार हमने बिल्कुल ओपन किया है कि जितनी नीड होगी उतना, जहाँ नीड होगी हम बनाएंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि लोगों का यहाँ से जो है ट्रांजिट होगा, तो नीड बेस पे हम लोग करेंगे। तो कोई नंबर फिक्स नहीं किया है, और हमने जो है इसको स्टार्ट कर दिया है। कल माननीय मंत्री जी ए.के. शर्मा जी द्वारा भी 2 रैन बसेरों का किया गया था, अभी उन्होंने मुझे बुलाया भी था, तो उन्होंने कहा कि बाकी भी सारे फंक्शन किए जाएँ, और हम लोग शाम को भी एक मीटिंग कर रहे हैं। तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि हमारे वेंडर्स आइडेंटिफाई है, हम उसको करेंगे और बेहतरीन सेवा देंगे। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए नगर आयुक्त, उनका साफ तौर पर कहना है कि जगह जगह पर पार्किंग की व्यवस्था, टॉयलेट्स की व्यवस्था करी जा रही है, क्योंकि हजारों की तादाद पर श्रद्धालु आएंगे लखनऊ घूमने। वीडियो तो अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। लखनऊ में पार्टी कार्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी के नेता शौकत अली का एक पोस्टर लगाया जा रहा है। पोस्टर में अखिलेश यादव और पार्टी के अन्य नेताओं की तस्वीरें हैं, जिसमें नारा लिखा है, विभाजित नहीं, कट नहीं, फिर स्कूल से क्यों निकाला गया। समाजवादी सोच एकजुट करेगी, अध्ययन करेगी, प्रगति करेगी। पोस्टर में उत्तर प्रदेश में 60 लाख बच्चों के स्कूल से बाहर होने के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया, और शौकत अली ने इसी सफलता के दावों के बावजूद इस मुद्दे को संबोधित करने में विफल रहने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की। लगाई गई है, क्या कहेंगे उसको लेकर? जिस प्रदेश में 7-7 लाख बच्चे शिक्षा से दूर हो जाएं, मुझे लगेगा उस प्रदेश में सबसे बड़ा फेलियर है। जिस प्रदेश की व्यवस्था शिक्षा से ऐसी हो और फिर भी कहा जाए कि ये प्रदेश उन्नति की ओर बढ़ रहा है, मैं मानने को तैयार नहीं। जरा सोचिए, जिस प्रदेश के 7 लाख बच्चे
शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, वो प्रदेश कैसे विकसित होगा। आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार का यह बड़ा फेलियर है। दुर्भाग्य है कि 7-7 लाख बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और फिर भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत अच्छी चल रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार को मुझे लगता है ये बताना चाहिए क्यों आज ये बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए और इतनी बड़े पैमाने पे जितने से कोई MP MLA बन जाता है उससे अधिक ज़्यादा बच्चे अगर शिक्षा से दूर हो जाएंगे तो ये प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो लगातार शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है उनकी बातों में एक बहुत बड़ा झूठ था। पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने एक नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे। आज ये कहीं ना कहीं दिखता भी होगा आपको कि ना बच्चे ये बटे ना कटे, लेकिन शिक्षा से जरूर दूर हटे। जिस प्रदेश के इतने बड़े पैमाने पे शिक्षा से बच्चे दूर हट जाएंगे वो प्रदेश कैसे बढ़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने नया नारा दिया। समाजवादी सोच कहती है कि हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम। उत्तर प्रदेश उपचुनाव से पहले जहां पोस्टर वॉर का सिलसिला जारी था, सभी पार्टियां एक दूसरे पर पोस्टर के जरिए वार पलटवार कर रही थी। वहीं इस बीच समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर एक नया पोस्टर लगाया गया है जो चर्चाओं में है। ये पोस्टर शौकत अली के द्वारा लगाया गया है जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आप यहां तस्वीरों में देख सकते हैं ये पोस्टर लगाया गया है जिस पर अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ समाजवादी पार्टी के कई अन्य नेताओं की तस्वीर है। साथ ही पोस्टर पर लिखा हुआ है, ना बटे हैं ना कटे हैं, फिर स्कूल से क्यों हटे। समाजवादी सोच, जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। साथ ही इसके नीचे लिखा हुआ है, पढ़ाई में पिछड़ा उत्तर प्रदेश, 7 लाख बच्चे स्कूल से दूर। ये पोस्टर जो है शौकत अली के द्वारा लगाया गया है जो पूर्व प्रदेश सचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के हैं। साथ ही आपको बता दें, जब इस मामले पर शौकत अली से बात की गई तो उनका कहना था कि जिस प्रदेश में 7 लाख बच्चे शिक्षा से वंचित रहेंगे वो प्रदेश आगे कैसे बढ़ पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ मोहम्मद आमिर, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल RLD के प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जहां प्रोफेशनल फोरम के नवनियुक्त अध्यक्ष अंबुज पटेल ने मीडिया को संबोधित किया। आइए देखते हैं। ये प्रोफेशनल मंच का अध्यक्ष बनाकर एक नई जिम्मेदारी दी है और ये जिम्मेदारी कुछ अलग है। पहले भी मुझे जिम्मेदारियां मिली, छात्र के अध्यक्ष मुझे बनाया, मुझे युवा का अध्यक्ष बनाया। अब ये प्रोफेशनल मंच का अध्यक्ष मुझे बनाया है चौधरी साहब ने, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आप लोगों के माध्यम से मैं सबको जानकारी भी देना चाहता हूं प्रोफेशनल मंच क्या है। क्योंकि हमारी पार्टी में प्रोफेशनल मंच सिर्फ हमारी पार्टी में ही एक ऐसा प्रकोष्ठ है जो कि विधि प्रकोष्ठ और बुद्धिजीवी वर्ग को मिला के बनाया गया है। प्रोफेशनल मंच में हम लोग जो ये संगठन है उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स और जितने भी प्रोफेशनल्स लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उनको सबको इस मंच के माध्यम से जोड़ने का काम करेंगे और सभी लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सरकार से बातचीत, उचित माध्यम से बातचीत करके उसको सुलझाने का प्रयास हम लोग करेंगे। एक लंबे समय से जैसे कि कुछ मुद्दों पे मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं जिस पे हम लोग काम करेंगे। जैसे अधिवक्ताओं की कुछ समस्याएं हैं। जैसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग एक लंबे समय से चली आ रही है। जब अभी हापुड़ का कांड हुआ था पिछले वर्ष, तो हापुड़ में जब मुख्य सचिव जी ने निर्देश दिया था, कमेटी गठित की थी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, तो वो अभी लंबित है। उस मुद्दे पर हम अपने केंद्रीय नेतृत्व से बात करके उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसका समाधान का प्रयास करेंगे। एडवोकेट्स के लिए एक डिमांड और चली आ रही है लंबे समय से कि जो एडवोकेट्स 60 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं उनको पेंशन दिया जाए। सरकार में इसके लिए भी जब ब्रजेश पाठक जी, इसके बाद जो भारत का विधिक सेवा प्राधिकरण है उसका एक आदेश था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर एक चिकित्सीय टीम प्रत्येक जिला न्यायालय में होनी चाहिए। कलेक्ट्रेट का चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो जिला एवं सत्र न्यायालय हो, वहाँ भी एडवोकेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, पब्लिक की संख्या ज़्यादा रहती है, वहाँ पे कोई चिकित्सीय टीम नहीं रहती है। तो वहाँ भी एक चिकित्सीय टीम हो, उसकी भी मांग हम लोग वार्ता करके उसको समाधान का प्रयास हम लोग करेंगे। जो स्नातक के जिस प्रकार से MLC स्नातक की आवाज़ को पहुँचाने के लिए सदन में रहते हैं, उसी प्रकार से एक मांग और एडवोकेट्स की चली आ रही है एक लंबे समय से कि उनका भी एक सदन में प्रतिनिधित्व होना चाहिए MLC के तौर पर। इसके लिए भी हम लोग ये बात सरकार के समक्ष रखेंगे। चौधरी साहब से आग्रह करेंगे कि ये बात सरकार से रखें और एक MLC अधिवक्ताओं का भी सदन में होना चाहिए जिससे उनकी समस्याओं की बात सदन में हो सके।
वेतन की भी संगतियां हैं, उसके लिए हम लोग ने एक मांग पत्र तैयार किया है उनकी तरफ से, उसके लिए बात करेंगे। जैसे प्रमोशन में जैसे 100 लोगों का प्रमोशन हुआ तो 50 लोगों को सीट मिल जाती है जो पद रिक्त रहते हैं, और 50 लोग खाली रहते हैं, तो चलो उनको सीट ना मिले, कहीं जिम्मेदारी ना मिले तो कम से कम वेतनमान उनका बराबर हो। इस तरह की कई बहुत सी बातें हैं जिनके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और इस मंच को अच्छे से संगठन को जोड़ने का काम करेंगे और सभी लोगों को पार्टी से जोड़ के उनकी समस्याओं को हल करने का काम करेंगे। जिम्मेदारी मिली है, अब कमेटी में जो नाम आए हैं उनको हम बना के अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को भेज देंगे अप्रूवल के लिए। 3 से 6 महीना लगेगा तब तक, हाँ 3 से 6 महीना लग जाएगा विस्तार होने में। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति तत्काल शुरू कर दी गई है और चूँकि 75 की संख्या में होते हैं, और कमेटी लेकिन 3 से 6 महीने में ही आएगी। कमेटी का जो है वो एक साथ ही अप्रूवल दिल्ली से होता है राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा, इसलिए। और दूसरा, प्रोफेशनल मंच के बारे में बहुत से लोग पूछते हैं क्या मंच है, तो उसके बारे में आप लोगों के माध्यम से जानकारी देना भी जरूरी है कि प्रोफेशनल मंच का मतलब है जो भी प्रोफेशनल लोग हैं, एडवोकेट, अध्यापक या इंजीनियर्स, डॉक्टर, सीए, जो भी प्रोफेशनल लोग हैं सबको इस मंच के माध्यम से जोड़ने का काम किया जाएगा और उनकी समस्याओं को बातचीत करके सरकार के माध्यम से सुलझाने का काम इस मंच से किया जाएगा। पहली बार ये मंच का गठन हुआ है? हाँ, रालोद में ही है इस मंच का गठन हुआ है पहली बार, और यही एक पार्टी जहाँ ये मंच है। बाकी सब जगह अलग अलग है, विधि प्रकोष्ठ अलग है और चिकित्सा प्रकोष्ठ अलग है और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ अलग है। हमारे प्रोफेशनल मंच को सारे प्रकोष्ठों को मिला के प्रोफेशनल मंच बनाया गया, जिसमें डॉक्टर, चिकित्सीय प्रकोष्ठ, विधि प्रकोष्ठ और बुद्धिजीवी वर्ग सब इसी में, शिक्षक प्रकोष्ठ सब इसी मंच में है। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के 1 साल की सालगिरह पे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपलब्धियों को उजागर किया। सीएम यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी के दृष्टिकोण नारी जोड़ो परियोजना पर ध्यान केंद्रित किया, जो अब प्रगति कर रहा है। परियोजना का उद्देश्य 3 नदियों पर्वती, काली, सिंध और चंबल को जोड़ना है, जिससे 11 जिले लाभान्वित होंगे। शुरुआती चुनौतियों के बावजूद परियोजना ने वर्तमान सरकार के तहत गति प्राप्त की है। ये स्कूल एजुकेशन नहीं, हमने ये आयुष डिपार्टमेंट से जोड़ करके जो नई शिक्षा नीति पे काम कर रहे हैं, तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से ये जो स्क्रीनिंग होना है भविष्य में, कि केवल हम अपने बेरोजगार बच्चे बनाते जाए, उनको 12th पास करके कॉलेज तक पहुंचाते जाए, इसके बजाय क्रिप्स से टेक्निकल यूनिवर्सिटी ला करके समान रूप से औद्योगिकरण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और ये जो स्किल युवा तैयार कर रहे हैं, जो हमारी प्राइमरी के बाद ही अलग अलग रुचि के हिसाब से अपने ढंग की लोग अपनी लाइन बनाएं, उनको रोजगार मिले, इस दिशा में काम करने के लिए हमने काम चालू किया है। इसलिए हमने अपने जो स्कूलों के आधार पर जो बड़े अभियान चल रहे हैं उसमें रोजगार वाली बात जरूर जोड़ी, ITI वाली बात। हमारे रायसेन, सीहोर, भोपाल, विदिशा, होशंगाबाद के मित्रों के साथ दिन में हमारा एक कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें रातापानी टाइगर रिजर्व बहुत लंबे समय से अटका हुआ था। ये टाइगर रिजर्व का बनते ही आज हमारी देश की एकमात्र राजधानी हो जाएगी, जो सबसे एक तरह से ये टाइगर रिजर्व के अंदर ही आ गई, समझ लो। इतने नजदीक पूरे देश में कोई राजधानी नहीं है। मुझे इस बात का संतोष है, हमने इस पे भी काम किया है। और इसके बाद ये 8वां टाइगर रिजर्व बना और 9वां हमारा माधव टाइगर रिजर्व बनने वाला है, जिसकी भारत सरकार ने औपचारिकता कर दी है। हमारा भी अधिसूचना जारी हुई है, एक थोड़ी प्रोसेस बची है, तो इसी 15-20 दिन में एक बड़ी चीज हो जाएगी। चीता कॉरिडोर से लेकर के बाकी सारी बातें तो आपने सबने देखा ही है। अब स्थायी रूप से हाथी भी हमारे यहाँ बस गए। हाथी के बसने से हमारे राज्य में कुछ चुनौतियां भी आई है, कुछ हमको सीखने को भी मिल रहा है, कुछ हमको भी इसके लाए, क्योंकि लगभग 100 साल पहले तक हाथी रहते थे, लेकिन आज की स्थिति में 100 के आसपास हाथी हमारे पास आ गए और वो जा नहीं रहे। और जाना के साथ हमको उनके जैसे टाइगर बस रहे, टाइगर के रिजर्व पार्क बना रहा है, ऐसे हाथियों के लिए भी स्थायी रूप से हमको प्लान करना है। इसलिए समान रूप से हमने सभी राज्यों में जहाँ हाथी है वहाँ के फॉरेस्ट और बाकी चीजों का अनुभव क्या है, तो अधिकारियों को भेज करके हम उनकी ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। मैं स्वयं भी जनवरी में काजीरंगा जो असम का पार्क है, मैं वहाँ कुछ हमारे रायसेन, सीहोर, भोपाल, विदिशा, होशंगाबाद के मित्रों के साथ
दिन में हमारा एक कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें दातापानी टाइगर रिजर्व बहुत लंबे समय से अटका हुआ था। ये टाइगर रिजर्व का बनते ही आज हमारी देश की एकमात्र राजधानी हो जाएगी, जो सबसे एक तरह से ये टाइगर रिजर्व के अंदर ही आ गई, समझ लो। इतने नजदीक पूरे देश में कोई राजधानी नहीं है। मुझे इस बात का संतोष है, हमने इस पे भी काम किया है और इसके बाद ये 8वां टाइगर रिजर्व बना और 9वां हमारा माधव टाइगर रिजर्व बनने वाला है, जिसकी भारत सरकार ने औपचारिकता कर दी है। हमारा भी अधिसूचना जारी हुई है, एक थोड़ी प्रोसेस बची है, तो इसी 15-20 दिन में एक बड़ी चीज हो जाएगी। चीता कॉरिडोर से लेकर के बाकी सारी बातें तो आपने सबने देखा ही है। अब स्थायी रूप से हाथी भी हमारे यहाँ बस गए। हाथी के बसने से हमारे राज्य में कुछ चुनौतियां भी आई है, कुछ हमको सीखने को भी मिल रहा है, कुछ हमको भी इसके लाए, क्योंकि लगभग 100 साल पहले तक हाथी रहते थे। लेकिन आज के बेल्ट है अपनी पानी की उपलब्धता के कारण से न केवल कृषि क्षेत्र में बल्कि आबादी के क्षेत्र के साथ साथ औद्योगिक निवेश की दृष्टि से बहुत आदर्श क्षेत्र बनेगा। तो मैं मान के चलता हूं कि इस नदी जोड़ो अभियान में हमने माननीय आपको ध्यान में होगा, हमने मुख्यमंत्री को यहाँ आए भी थे, माननीय भजन लाल जी। हम वहाँ राजस्थान गए, माननीय पाटिल साहब जी के साथ बैठे और मुझे इस बात का संतोष है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में मैं स्वयं जयपुर में जाकर के प्रधानमंत्री जी के सामने हमारे दोनों राज्यों का एक तरह से सहमति देते हुए इस योजना पे आगे बढ़ते 70,000 करोड़ की इस नई परियोजना को भी प्रारंभ कराएंगे। उपलब्ध जलराशि के आधार पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बड़ा आश्चर्यजनक भी लेकिन ये ध्रुव सत्य है। मध्य प्रदेश जलराशि के मामले में अब आमतौर पर जलराशि की बात करते तो हिमाचल दिखता है। हिमालय में हमको गंगा जी, यमुना जी, बड़ी बड़ी नदियां, उनकी जलराशि, लेकिन इस समग्र जलराशि की सभी नदियों का आकलन अगर करें, सोन से लेकर नर्मदा तक और बाकी बेल्ट है, अपनी पानी की उपलब्धता के कारण से न केवल कृषि क्षेत्र में बल्कि आबादी के क्षेत्र के साथ साथ औद्योगिक निवेश की दृष्टि से बहुत आदर्श क्षेत्र बनेगा। तो मैं मान के चलता हूं कि इस नदी जोड़ो अभियान में हमने माननीय आपको ध्यान में होगा, हमने मुख्यमंत्री को यहाँ आए भी थे, माननीय भजन लाल जी। हम वहाँ राजस्थान गए, माननीय पाटिल साहब जी के साथ बैठे और मुझे इस बात का संतोष है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में मैं स्वयं जयपुर में जाकर के प्रधानमंत्री जी के सामने हमारे दोनों राज्यों का एक तरह से सहमति देते हुए इस योजना पे आगे बढ़ते 70,000 करोड़ की इस नई परियोजना को भी प्रारंभ कराएंगे। उपलब्ध जलराशि के आधार पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बड़ा आश्चर्यजनक भी लेकिन ये ध्रुव सत्य है। मध्य प्रदेश जलराशि के मामले में अब आमतौर पर जलराशि की बात करते तो हिमाचल दिखता है। हिमालय में हमको गंगा जी, यमुना जी, बड़ी बड़ी नदियां, उनकी जलराशि, लेकिन इस समग्र जलराशि मध्य प्रदेश की सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज इस पत्रकार वार्ता में हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी और उपस्थित हमारे सभी आज इस पत्रकार वार्ता में भोपाल के सभी हमारे पत्रकार मित्रों, आपका बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज के ही दिन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के विधायक दल की बैठक में आज 11 तारीख को ही 1 वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी विधायक दल के नेता चुने गए थे। 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने शपथ ली थी और 1 वर्ष। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सलाह दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्रांति का साक्षी बना रहा है और राज्य की कानून व्यवस्था की देश भर में प्रशंसा हो रही है। पाठक ने यह भी उल्लेख किया कि राहुल गांधी निराशा का शिकार लगते हैं। उन्होंने हाथरस, अलीगढ़ और संभाल की घटनाओं के बारे में गांधी को सलाह दी और अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण का सुझाव दिया। आपके अंदर निराशा का भाव है, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। आपको पता ही नहीं है कि हाथरस में सीबीआई ने जांच कर ली है, कानून के तहत माननीय अदालत में मामला चल रहा है।
जबकि आप दूसरी तरफ कभी हम देखते हैं आप संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं, पूरी तरह से आप डिरेल्ड हो चुके हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा पूरे राष्ट्र में होती है। आज हम कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति उत्तर प्रदेश में आ रही है, जबकि आप उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में, दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। कृपया ऐसा न करें, मैं आपसे विनती करता हूं। उत्तर प्रदेश राज्य नंबर 1 का राज्य बनने के लिए पूरे राष्ट्र में तैयार हो रहा है। आप पहले मनन करें, अध्ययन करें, विपासना करें और सोचें क्या करना है। आए दिन आप इस प्रकार के रूल जुलूल हरकतों से प्रदेश की जनता, देश की जनता तंग आ चुकी है। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही और दूसरे खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।